हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, अर्थात अभिसूचना तथा ज्ञान। अभिसूचना अर्थात इंफॉर्मेशन होती है और नॉलेज अर्थात ज्ञान होता है। दोनों की ही हमें शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता होती है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन: प्रदत्तों के विश्लेषण में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी मशीन या हार्डवेयर उपकरण अथवा कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण करके जो संप्रेषण किया जाता है उसे अभिसूचना तकनीकी कहते हैं। अभिसूचना तकनीकी के तीन पक्ष हैं, जिसमें है आधा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस तथा प्रदा आउटपुट। किसी मशीन के संचालन के लिए आधा पक्ष आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कोई मशीन अथवा हार्डवेयर उपकरण द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाता है, अपितु कच्चा पदार्थ प्रक्रिया द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। प्रक्रिया में परिवर्तन, पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक तब किया जाता है जब अपेक्षित उत्पादन प्राप्त ना हो जाए। अभिसूचना तकनीकी के जो घटक हैं उनको हम इस प्रकार से देख लेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, जैसा कि अभी बताया भी गया था शॉर्ट में। तो इसमें हम देख रहे हैं आधार अर्थात इनपुट, जो कक्षा प्रदत्त यानी कि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है। दूसरा हम देख रहे हैं प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। तीसरा देख रहे हैं प्रदा यानी कि आउटपुट यानी कि परीक्षा फल, जो दिया गया कितना ग्रहण किया प्रोसेस के द्वारा और प्रदा कितना उसने परीक्षा फल के माध्यम से दिखाया कि हमने कितना ग्रहण कर लिया है। इसमें काम करता है पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक। अभिसूचना तकनीकी का स्वरूप देखेंगे अब हम इसी के साथ। अभिसूचना तकनीकी द्वारा अभिसूचना प्रणाली निरंतर चलती रहती है। इसमें विकास एवं सुधार पृष्ठपोषण से होता है। सभी हार्डवेयर उपकरणों का संचालन पृष्ठपोषण द्वारा ही होता है, क्योंकि फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। पृष्ठपोषण के तीन कार्यगति, जैसे कि कार्यगति तीन कारण है: कार्यगति उत्पन्न करना, गति वृद्धि करना तथा नियंत्रण करना। पृष्ठपोषण द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अभिसूचना तकनीकी का शिक्षा में विकास प्रयोग। ब्रिटेन में अभिसूचना तकनीकी के कई पक्षों का विकास कर विश्व में सबसे अधिक उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया है। ब्रिटेन की सरकार ने 1987 यानी कि 1987 में एक पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, जिसमें समन्वित रूप में विद्यालय के पाठ्यक्रम में अभिसूचना तकनीकी को सम्मिलित किया गया। सभी आयु वर्ग के बालकों को इस तकनीकी के अध्ययन हेतु सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इस योजना को 1988 अर्थात 1988 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से थे, जो उद्देश्य हैं उसके बारे में बताएंगे। विद्यालयों में माइक्रो कंप्यूटरों की सुविधा उपलब्ध कराना, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अभिसूचना तकनीकी के उपयोग का प्रशिक्षण देना, विद्यालय में अभिसूचना तकनीकी के बोध एवं उपयोग हेतु परामर्श शिक्षकों की नियुक्ति करना, विद्यालय के सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, जिससे वह अभिसूचना तकनीकी का उपयोग कर सकें। अभिसूचना तकनीकी का शिक्षा में उपयोग की दक्षता का विकास करना तथा लास्ट में पॉइंट है विद्यालयों में प्रशिक्षण एवं प्रशासन हेतु लेन प्रणाली अर्थात लेन सिस्टम का उपयोग करना। अब हम देखेंगे ज्ञान के विषय में, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो कि इंफॉर्मेशन के विषय में अभी हमने जाना और समझा। और हम देखेंगे ज्ञान के विषय में। तो देख रहे हैं ज्ञान की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। शिक्षा की दृष्टि से ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, क्योंकि इस बारे में सभी दार्शनिक एवं विद्वान एकमत हैं कि शिक्षा का प्रमुख और शाश्वत उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ये बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्य की वास्तविकता को ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर सत्य का ज्ञान नहीं होता तो वह सत्य का अस्तित्व भी कहाँ रहा होता। इसीलिए तत्व मीमांसा के साथ ज्ञान मीमांसा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।
भारतीय दर्शन में ब्रह्म अर्थात सत्य और ज्ञान में कोई अंतर नहीं माना गया है। जैमिनी में मीमांसा दर्शन में कहा गया है कि सत्य स्वयं प्रकाशित है। इसमें मीमांसा दर्शन में ये भी कहा गया है कि सत्य स्वयं से ही स्वतः ही प्रकाशित होता है। इस दृष्टि से ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होती है। यह मनुष्य के मन में स्वयं उद्भाषित होता है, क्योंकि सत्य और ज्ञान एक ही है। ऐसे ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान अर्थात सत्य द्वारा प्रदत्त माना जाता है। वेद ज्ञान को इसलिए अपरोक्षेय माना गया है, अर्थात ज्ञान को जो है पुरुष द्वारा निर्मित नहीं मानकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त माना गया है या ईश्वर द्वारा ही बनाया गया माना गया है। ऋषियों के मन में ज्ञान अपने आप उपजा, जिसे उन्होंने मंत्र रूप में बताया। ज्ञान की ये अवधारणा शिक्षा के मूल को बताती है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रयास है और प्रयास से ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता। ये बात कई बार अनुभव से प्रमाणित भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने पहले शिक्षा प्राप्त नहीं की, पहले उनके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और बाद में जो है उनमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और दूसरों को भी उन्होंने शिक्षा दी है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। बड़े बड़े संतों और धर्म प्रवर्तकों ने ऐसा किया है। भारतीय हिंदू और मुसलमान सभी संत इस प्रकार के थे। यदि इस दृष्टिकोण को मान भी लिया जाए तो शिक्षा का आधार कमजोर नहीं बनता। ज्ञान का महत्व उतना ही रहता है, उसकी उपयोगिता उतनी ही रहती है, क्योंकि ज्ञान का कभी भी महत्व कम नहीं होता है। समाज के लिए ज्ञान की उपयोगिता शिक्षा सिद्ध करती है। शिक्षा के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है कि ज्ञान का कितना महत्व है। ज्ञान सूक्ष्म है, स्थूल है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा में कार्यरत अध्यापक और छात्र दोनों के मन में जानकारी के रूप में वर्तमान ज्ञान सूक्ष्म है। जैसा कि बताया गया था भी इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ज्ञान छिपा रहता है। दूसरी ओर ये वर्णित भाषा में लिखा हुआ ज्ञान स्थूल है। वह वैसे ही जैसे नमक पानी में घुलकर अदृश्य हो जाता है, परंतु जो है बड़े डेले के रूप में जब होता है तो स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इसलिए शिक्षा में पुस्तक का महत्व है और पुस्तक में ज्ञान समाहित है, जो कि हमें अक्षरों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसे ग्रहण करते हैं तब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, यानी कि हमारे अंदर समा जाता है। ज्ञान के एक अन्य स्वरूप के विषय में चर्चा जो है शिक्षा की दृष्टि से उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य चर्चाएं। वह है ज्ञान कहाँ तक सक्रिय है और कहाँ तक निष्क्रिय है। सक्रिय ज्ञान वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। इसलिए जब शिक्षक पाठ्य योजना बनाता है तो उसके सामने एक लक्ष्य ये रहता है कि पढ़ाते समय वह कौन सी स्थितियां पैदा करे जिससे छात्र ज्ञान जो प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकें। कहा गया है कि ज्ञानम भारम क्रियाम विनाम, अर्थात प्रयोग के अभाव में ज्ञान एक बोझ के समान होता है, क्योंकि जब उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है तो उसका लाभ क्या है। ज्ञान के दो पक्ष और हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसे मनुष्य स्वयं अपने जीवन में अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त करता है। भारतीय चार्वाक मत इस प्रकार के ज्ञान को ज्ञान मानता है, क्योंकि इस मत के अनुसार जो जगत हमारे सामने है वही सत्य है और बाकी कुछ सत्य नहीं है। वर्तमान यथार्थवाद दार्शनिक और वैज्ञानिक भी प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। परोक्ष ज्ञान वह है जो हमें दूसरों से और उनके कथन द्वारा या पुस्तकों द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान ताजा और परोक्ष ज्ञान एक तरह से कहा जाए तो रखा हुआ है, यानी वासी है। शिक्षा में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व है। भारतीय न्याय दर्शन में भी प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमा और परोक्ष ज्ञान को अप्रमा कहा गया है। इसके अलग अलग लक्षण भी बताए गए हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान और अज्ञान का भेद कैसे समझा जाए। मीमांसा दर्शन में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान का विवेचन है। इन सभी विवेचनों से ये सिद्ध होता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि छात्रों को ज्ञान का स्वरूप समझाया जाए ताकि वे विभिन्न प्रकार के भ्रमों और भ्रांतियों से मुक्त हो जाएं। ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि ज्ञान का स्वरूप बदलता रहता है और ये या फिर कहें कि बदलता रहता है और अपरिवर्तनीय भी है, यानी कि दोनों ही एक तरह से उलझन भरे हुए बातें हैं। बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। ज्ञान में शामिल तथ्य, विचार तथ्य, नियम और निष्कर्ष आदि ज्ञान के
तथ्य हैं, अर्थात जब अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है कि ज्ञान के यही ज्ञान जो सही ज्ञान प्रदान करता है, उसमें संदेह नहीं है, ज्ञान के कुछ तत्व नहीं बदलते, कि इतने अधिक काल में मतलब यह है कि समय बीतने जाने पर जब बदलते हैं तो बदलाव के साथ साथ उनके सिद्धांत या फिर उनके ये कहें प्रमाण भी रहते हैं। अनेक तथ्य प्रत्यय और नियम लगभग नहीं बदलते। ज्ञान के ये तत्व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत से जीवन मूल्य जिन पर आगे चलकर विचार किया जाता है वे भी नहीं बदलते हैं। जीवन मूल्य वैसे ही रहते हैं। शिक्षा छात्रों के मन में उनके प्रति आस्था पैदा करती है, ये उनका दायित्व है। इसके विपरीत ज्ञान के कुछ तत्व परिवर्तन के होने से प्रभावित भी होते हैं। वैज्ञानिक खोजों से ज्ञान में परिवर्तन आता है। शिक्षक प्राचीन काल में बताते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन आज के समय में बताया जाता है कि पृथ्वी घूमती है। तो यहाँ पर अंतर आ गया, परिवर्तन हो गया ज्ञान में। प्रगतिशील शिक्षा से या शिक्षा के समर्थक कहें, ड्यूवी ने ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्संरचना कहा है। विद्यालय के पाठ्यक्रम थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद बदलते रहने चाहिए। सत्य के अन्वेषण से जो नियम और सिद्धांत प्रकाश में आते हैं वे ज्ञान के स्थूल रूप में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। ज्ञान की अवधारणा के अंतिम विवेचन में ये बात भी कह देनी जरूरी है कि वह ज्ञान क्या केवल अनुभूति यानी कि अवेयरनेस मात्र है। मेरे पास में गेंद है, मुझे प्रथम अनुभूति हुई गेंद एक वस्तु है, फिर मैं गौर से उसे देखता हूँ, देखती हूँ, उसका रंग आकार दिखाई देता है, स्पर्श करते से पता चलता है कि किस आकार की है, जिसे केवल जानना कह सकते हैं। फिर गेंद की रचना, उत्पत्ति, यहाँ तक कि उसे ब्रह्मांड का लघुरूप होने के बारे में भी जाना जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और ज्ञान हमारे नेत्रों को जो अंधकार में होते हैं उनको भी खोल देते हैं और हमारा कल्याण कर सकता है ज्ञान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।